न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हरियाणा मॉडल शीतल सिम्मी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। RCB जश्न पर भगदड़ से मचा बवाल। एयर इंडिया हादसा में क्रू मेंबर मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा मॉडल शीतल सिम्मी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा की मॉडल शीतल सिम्मी चौधरी की हत्या, पुलिस ने आरोपी सुनील को किया गिरफ्तार। DSP सतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 15 जून को मृतका की बहन ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगले ही दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव नहर में मिला है। शव पर मिले घाव ये इशारा करते हैं कि उसकी हत्या की गई है। परिवार वालों ने बताया कि शीतल आखिरी बार सुनील नामक व्यक्ति के साथ देखी गई थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि 14 जून को वे शीतल के ही साथ एक गांव में गया था। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सुनील ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आज उसे अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। देखिए, 15 जून को हमारे मतलडा थाना में एक महिला ने FIR दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की, और अगले दिन सुबह खरखोदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखोदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर PGI में बोर्ड के माध्यम से, और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी तो पता बाद में फिर तो उसके बाद ये लड़का सुनील नाम का लड़का जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की तो सारा इसका खुलासा हुआ और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी, ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया, और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसके पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। तो सर, क्या जब इसने गाड़ी नहर में कुदाई, क्या उस वक्त लड़की जिंदा थी या फिर अभी घायल अवस्था में थी? हाँ, देखिए, वो पोस्टमार्टम से पता लग पाएगा कि वो जिस समय जिंदा थी या मर चुकी थी। लेकिन इसका कहना यह है कि मतलब बता नहीं रहा है ये स्पष्ट, इसको ध्यान नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि जिंदा थी, लेकिन वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि वो मार के गिरा है कि वो गिरने के बाद मरी। रीजन ऑफ किलिंग क्या बताया सर? वजह किस बात? वजह ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या कर दी। सर, एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्लानिंग और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी पहले ही रची गई थी या फिर उस दौरान झगड़े के दौरान ही ये कोल्ड ब्लडेड? देखिए, पहले ही कॉन्स्पिरेसी
हो सकती है ये, क्योंकि पहले भी ये रोकता रहा है, मनमुटाव इनका चला हुआ था, और चाकू क्योंकि पहले से इसने गाड़ी में रखा हुआ था, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्री प्लानिंग थी और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इसने नहर में गाड़ी को गिरा दिया। क्या सर उस वक्त जब ये बताइए सर, लड़के की क्या प्रोफाइल है, क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता, +2 पास है, ऐसे ही कोई प्राइवेट काम अपना करता है, कभी छोड़ देता है, कभी कर लेता है। अभी पीछे इसने करनाल में कोई होटल किया था, वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई जो इसको अच्छा लगता है वही काम करने लगा। सर गाड़ी में जो है 2-3 गिलास भी मिले हैं, तो क्या इन्होंने ड्रिंक वगैरह कुछ पार्टी वगैरह की थी, कुछ इसके बारे में? हाँ, हो सकता है। इसने तो शायद ड्रिंक कर रखी थी, तो ये भी हो सकता है। जो गिलास मिले हैं तो उन्होंने ड्रिंक जरूर किया है। सर कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ यही लड़का है या फिर आपको लग रहा है कुछ? ये इसीलिए हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं कि हो सकता है कोई और शामिल हो, तो वो गहराई से पूछताछ की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीबी जश्न पर भगदड़ से मचा बवाल। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर अब सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा एमएलसी चिलावाड़ी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरसीबी ने आईपीएल की मैच जीती, ये खुशी की बात है और लोग इसका आनंद ले रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक इवेंट बना दिया। सरकार ने खुद लोगों को विधानसौधा में जश्न के लिए बुलाया, जो कि किसी स्टेडियम का स्थान नहीं है। ऐसे आयोजन चिन्नस्वामी स्टेडियम में होने चाहिए थे, विधान भवन में नहीं। नारायण स्वामी ने आरोप लगाया कि महज राजनीतिक शेयर लेने के लिए सरकार ने भारी भीड़ जुटाई, जिससे अस्त व्यवस्था फैल गई और 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भाजपा नहीं बल्कि खुद लाशों की राजधानी चल रही है। भाजपा ने ऐलान किया कि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। RCB has won the match on 3rd of this month. So people were enjoying. That is their right. But what way this government is concerned with that? To celebrate the win. See, RCB and their franchisee has won the match. And people are enjoying that, okay. But you call the people of Karnataka to celebrate the issue. And Vidhan Sauda is not a playground to celebrate there. They should have celebrated near the stadium, but to get the credit out of it, this government has made a mess. Because of that, 11 people have died in the stampede. So that still they are not agreed that that is the government mistake. So that we wanted to teach them a lesson. The CM and Deputy CM both should resign, so that we are protesting against the government. No, if not, it will continue. These protests will be continue. That's all. Mr. D.K. Shivakumar, Deputy Chief Minister, says BJP knows only to do politics on the dead bodies. BJP only knows to do politics on the dead bodies. That is what they are doing now. See, Congress is doing the dead body politics, not BJP. Who is the responsible for these 11 dead bodies? You people are the responsible, not BJP. But being in a opposition, questioning is our right. So why it happen? And who is the responsible for this? That is our question. You say properly and resign. Because it is not an accident. It is a self-made problem. You only call the people. It is a self-mistake. So you have to
resign. Otherwise, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे में क्रू मेंबर मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचा। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में अपनी जान गंवाने वाली चालक दल की सदस्य मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर आज उनके निवास पर लाया गया। मैथिली पाटिल विमान में सवार उन 241 लोगों में शामिल थी जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई। एक होनहार और समर्पित क्रू मेंबर के रूप में जानी जाने वाली मैथिली की असमस मृत्यु से पूरे गांव में गहरे शोक में डाल दिया है। स्थानीय लोग और परिजनों की आंखें नम है और पूरे गांव ने अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा सीएम ने बसों को दिखाई हरी झंडी। गोवा के मुख्यमंत्री ने उत्तर गोवा जिला खनिज फाउंडेशन के तहत एक अहम पहल की शुरुआत की है। सखालिम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नई स्कूल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें छात्रों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुरक्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में टीएसपी ट्रैवल सब प्लान के तहत स्कूली बच्चों को खेल सामग्री भी वितरित की। इस कदम का उद्देश्य न केवल शिक्षा बल्कि खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में स्थानीय छात्रा, अभिभावक, शिक्षक और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने इस पहल को स्वीकार किया।
पीछे 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 इस बार थोड़े जा रहा है आनी पार्टी मोबाइल सर इधर भी पीछे एक्सक्यूज मी आप थोड़ा पीछे भाषा पडले ना सर 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 आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता खिदिरपुर बाजार में भीषण आग लगी, 400 से ज्यादा दुकानों को आग का नुकसान। कोलकाता के खिदिरपुर बाजार में लगी भीषण आग ने इलाकों में अफरा तफरी मचा दी है। 400 से अधिक दुकानों में आग लगी है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने आग बुझाने में आई चुनौतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ियों के पास पानी नहीं था, जिससे आग को काबू करने में काफी देरी हुई। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि सरकार करीब दुकानदारों को इस क्षेत्र से हटाने के लिए रिश्वतखोरी में लिप्त है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए पैसे दिए गए और ये साफ है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा की तरफ से समर्थन जताते हुए कहा कि पार्टी इन दुकानदारों के अधिकारों की रक्षा करेगी और उनके विरोध में खड़ी रहेगी। आग जल रहा है, फायर ब्रिगेड का इंजन खड़ा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। सेम ममता बनर्जी, सेम सरकार में, सेम कॉर्पोरेशन, ये लोग को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, ये लोग को हटाने के लिए रिश्वत लिया है। और ममता बनर्जी काल का डिक्लेरेशन गरीब लोग और व्यवसायी का खिलाफ है। पहले से नया इसको एविक्ट करके नया प्लेस सब ठीक ठाक करके सरकार का आदमी हुआ, कल आया चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया 1 लाख रुपया जाओ और नया प्लेस में उठ के भागो। यहाँ से स्मोक आर कमिंग 36 hours past, the fire brigade engine is not functioning. It's a great conspiracy. We, on behalf of the BJP and opposition, as a leader of opposition, we stand with the victim. ये लोग आज से लगातार धरना अवस्था चालू करेगा, ये पॉलिटिकल मूवमेंट करेगा, हम लोग इसका साथ देगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइप्रस में मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर बोले तेजस्वी यादव। साइप्रस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, लेकिन इस सम्मान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को शायद इसलिए ये सम्मान मिला है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस बारे में ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि देश की वास्तविक स्थिति अलग है और प्रधानमंत्री को बिहार में रहने वाले लोगों की हालत को भी समझना चाहिए। उनका आरोप है कि मोदी बिहार में सिर्फ विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और गालियां देने आते हैं, जनता की सुनने नहीं।
भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ। इस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी क्या नहीं, लेकिन देश के देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ। इस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी क्या नहीं, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई, इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे, उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट करके। अब तो हम कहते हैं कि अब चौहाई आयोग तो बनाया ही है, साथ में जीजा आयोग भी बना दी। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली देके चले जाते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में 33 आयुष्मान आयोग मंदिरों का उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में आज 33 आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन किया गया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि इस आयोग मंदिर के सभी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी ताकि बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो सके। मंत्री ने ये भी कहा कि भविष्य में दिल्ली में कुल 1139 आयुष्मान आयोग मंदिर खोले जाएंगे। इसी के साथ ही जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है, जहां किफायती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली सरकार को इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिसका पूरा इंतजाम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, अगर गरीब आदमी मरता है तो मरे। आज उन्हीं पैसों का उपयोग करते हुए हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में उनको बढ़िया किराया देने के लिए खुले हुए थे, जहां पर कुत्ते सोते थे, गाय घूमती थी, जहां पे शराबी लोग बैठते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में मैंने इतने लोगों से पूछा कि कभी आप गए, तो एक भी व्यक्ति ने बोला हम नहीं गए। आज आपने भी, सारी मीडिया ने भी आरोग्य मंदिर अंदर से देखा होगा, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पे टेस्ट हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं, यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल है उनमें ज़्यादा लोड ना आए, और इन्हीं अस्पतालों में मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा, सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा, जनता के लिए। और मैंने ये भी कहा, भगवान न करे आरोग्य मंदिर में किसी को जाने की जरूरत पड़े। मैं जब भी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूं तब यही कहता हूं कि भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहें। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये जनता को हम कोई ये खोलकर उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। सारे टैक्स पेयर मनी का हम एक सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, ये जनता का अधिकार है। ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंद्रायणी नदी का ड्रोन से पुल के टूटे हुए हिस्सों का वीडियो जारी। पुणे के मावल तहसील में 15 जून को इंद्रायणी नदी पर स्थित पुल अचानक ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुल के टूटने के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए गए। अब ड्रोन से इस स्थल का वीडियो लिया गया है, जिससे पुल के ध्वस्त हिस्से साफ नजर आ रहे हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है और प्रशासन की जांच जारी है। पुल की किस कारण से ढहा, पीड़ितों के परिवारों ने मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इस घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है और प्रशासन की जांच जारी है कि पुल किस कारण से ढहा। पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्कर सिंह धामी ने राजजात यात्रा 2026 की समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। मां नंदा देवी राजजात यात्रा राज्य की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, जिसे व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से आयोजित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मैं सभी माननीय विधायकों का और सभी समस्त अधिकारियों का आज इस नंदा राजजात यात्रा, पहले मैं सर डीएम चमोली से अनुरोध करूंगा कि वो अभी तक की जो जितनी भी तैयारियां हुई हैं, जो भी उन्होंने जो आपके आपको हमने होटल बना दिया है नंदा राजजात, और जो काम विभाजित किए सर पेयजल शौचालय सिंचाई विभाग के। भगत जी आप अपना ये जरा म्यूट कर दीजिए वहां से ना, फिर आपका ये डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी आवाज आ रही है वहां से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद से गेटविक जाने वाली फ्लाइट AI 159 रद्द। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 अचानक रद्द की गई है। यात्रियों में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखी गई है। एक यात्री ने बताया कि अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन एयरलाइन की ओर से हमें फ्लाइट रद्द होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस अचानक फैसले से कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हुई है। यात्रियों ने एयर इंडिया से तत्काल जानकारी और समाधान की मांग की है। And you were supposed to be in Ahmedabad-London flight. Yes. It got cancelled. Yes, cancelled. What is We just came now here, and this is there is no any answers, and they just says now flights is cancelled now, and everyone you can see like people are just all like market, and we don't know what's happening now. Who are the people? How many people are you going to? We are traveling 4, like my wife and my 2 kids. They're supposed to start the school tomorrow, and because of the plane crash last week, it's all disturbed, everything, and we really want to go back. What is the airline saying? Airlines never give you any answer after the crash, online or the calls. They never give you any answers, and we are really struggling. Cancellation, what are they saying? Are they accommodating? Nothing, because they say they don't know, the ground staff even they don't know what to do. But they say now they have to rebook it again and resume tomorrow. I don't know what time is it, but every time is a late now, and honestly you can't trust Air India anymore now. It's worst. What is your name? My name is Sohal Dave. Thank you. Thank You are from India? I am from India. I live in London from last 20 years. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर नगर निगम से भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। इंदौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW आर्थिक अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर निगम के उद्यान प्रभारी के खिलाफ आय से अधिकारी संपत्ति और पौधों की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत पर भोपाल EOW के केस दर्ज किए गए हैं। EOW SP रमेश सिंह यादव ने जानकारी दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सर्च वारंट प्राप्त होने के बाद उनके आवास पर छापा मारा गया। अब तक की तलाशी में 2 प्लॉट, 1 मकान, 2 पहिया वाहन, 20 लाख का सोना, 25 लाख की LIC पॉलिसी, नगद राशि और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नगर निगम इंदौर के उद्यान अधिकारी श्री चेतन पाटिल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति और पौधों की खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत थी, जिस पर थाना EOW भोपाल में धारा 7 एवं 13(1) और 13(2) PC एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। सर सर्च कहाँ की गई है और कितना उसमें माल मिला है? इसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप
इसका परीक्षण करने की दृष्टि से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर इनके आवास पर और उनके कार्यालय में सर्च की कार्रवाई जारी है। हमारी 2 टीमें अभी सर्च कर रही हैं। क्या क्या मिला? अभी प्रथम दृष्टया 2 भूखंड, 1 मकान, कुछ 2 पहिया वाहन, 20 लाख रुपए करीब का गोल्ड, 25 लाख रुपए करीब की LIC पॉलिसी, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट, कुछ कैश, इस प्रकार मिला के 1,85,00,000 रुपया इनका व्यय अभी तक सामने आ रहा है और उसकी तुलना में इनकी आय जो है वो 15 से 20 लाख करीब बनती है और अभी तक के हिसाब से ये इनकी आय से 150% अधिक अभी परिलक्षित हो रहा है। ये खरीदी मूल्य जोड़ा गया है सर, जो व्यय है? हाँ, ये व्यय है, इनके द्वारा व्यय किया गया है, जबकि इनको वेतन से आय जो है वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए ही। जो मकान और प्लॉट है ये कब के खरीदे गए हैं और आज क्या कीमत होगी? अब वर्तमान कीमत चूंकि हम की गणना नहीं करेंगे, हम बेसिकली व्यय की गणना करते हैं, तो जिस डेट में खरीदा गया होगा जो उसका वास्तविक व्यय होगा हम उसको उसी डेट पर काउंट करते हैं। और बतौर सर क्या किस तरह से नौकरी में आए थे और अब क्या है? हाँ, जो अभी तक की जानकारी जो प्राप्त हुई है उस आधार पर मूलतः ये मस्टर कर्मी के रूप में कार्यरत थे और बाद में इनको उपयंत्री, वार्ड प्रभारी का प्रभार दिया गया और आज की स्थिति में ये उद्यान अधिकारी के प्रभार में है। प्रवासी भारतीय दिवस पे भी सर इन्होंने जो पौधे खरीदे थे उसकी कीमत क्या होगी सर? टेंडर कितने का था? मेरी जो जानकारी में आया है कि इन्होंने समय समय पर पौधे खरीदे हैं, उनमें एक कोई 4 करोड़ का टेंडर भी था जिसकी शिकायत हमारी जो है उन जांच में सम्मिलित है। ये कब की है सर, कुछ ध्यान है? ये डेट तो अभी मैं बिना दस्तावेज के नहीं बता पाऊंगा। डेट मेरे वो चूंकि पेपर डायरी में है और डायरी अभी आईओ के पास है। जो नगर निगम का इनका दफ्तर है और घर, इसके अलावा और भी सर्चिंग जारी रहेगी? कुछ पता चला आगे? नहीं, इन्हीं दोनों स्थानों पर अभी सर्च हमारी जारी है। इस सर्च में अगर कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है कि इन्होंने कहीं अन्यंत्र कोई चीज की है तो फिर हम वहाँ का वारंट लेके वहाँ की भी सर्च करेंगे। किसी और शहर में कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं पाई गई? अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं पाई गई है, क्योंकि अभी मामला शुरुआती है। अगर आगे कुछ मिलेगा तो करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद हादसे में पटेल दंपति की भावुक कहानी। अहमदाबाद के हवाई हादसे के बाद सैकड़ों कहानियां सामने आई है, लेकिन लंदन जाने वाले 74 वर्षीय अशोक पटेल और 71 वर्षीय शोभा पटेल की कहानी दिल को छू जाती है। इन बुजुर्ग दंपति की दुर्घटना में जान चली गई। उनके बेटे मितेन और हिमित शोक की स्थिति में भारत आए। 48 घंटों के भीतर उन्होंने जो सहा वे किसी भावनात्मक यात्रा से कम नहीं था। फादर्स डे के दिन उन्हें अपने पिता अशोक पटेल की डीएनए से पहचान की पुष्टि मिली। एक ऐसा क्षण जो आंसुओं और भावनाओं से भरा हुआ था और कुछ ही मिनटों बाद जैसे मानो किस्मत ने एक आखिरी बार साथ दिखाया हो। उनकी मां शोभा पटेल की जोड़ी भी मिल गई, वो महिला जिसने अपने पति को कभी अकेला सफर नहीं करने दिया, मृतक के इस पार भी नहीं। महज 48 घंटों में दोनों बेटों ने अपने माता पिता को वापस पाया, सिर्फ शरीर के रूप में बल्कि उस स्थानीय प्रेम और साथ के प्रति रूप में जो जीवन भर बना रहा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने वाराणसी में तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आगामी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक 24 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने होटल ताज का दौरा कर सुरक्षा, लॉजिस्टिक और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशक दिए गए कि योजनाओं में कोई कमी न रह जाए और सभी इंतजाम उच्च स्तर पर हो। गृह मंत्री अमित शाह की ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है और वाराणसी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोलापुर गैंग रेप मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के गोलापुर बीच पर हुए गैंग रेप की घटना ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री विभूति भूषण ने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को एक एक कर गिरफ्तार कर लिया है। सरकार अब ये सुनिश्चित करेगी कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। वहीं पूरे रथ यात्राओं की तैयारियों को लेकर मंत्री ने कहा कि 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी बसों में जरूरती सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हमने मेरे ओर से और गवर्नमेंट की ओर से भी पुलिस प्रशासन भी तुरंत कार्रवाई की है
जिन जिन लोग को चुन चुन के गिरफ्तार भी लोग का हो गया। और हमारा प्रयास रहेगा जितना बड़ी कार्रवाई उनके विरोध खिलाफ हो सके, ये उदाहरण होगा, ऐसे हमारा प्रयास रहेगा। सर, ये पूरी में रथ यात्रा के वक्त में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से क्या बस क्या अरेंजमेंट किया? जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम पूरी रथ यात्रा में जैसे आपका बस स्टैंड भुवनेश्वर और कटक का नेताजी टर्मिनल और अम्बेडकर टर्मिनल और कल्पना स्क्वायर में सब बस में फास्ट एड बक्स का और ORS का ऐसे सुविधा दिया गया था। और हर ब्लॉक से बस आएगी पुरी की ओर, हर गांव का भक्त भी आएंगे। वैसे ही 400 तक बस भी आएगी पुरी तक। और पुरी में हमारा फ्री भोजन का व्यवस्था किया गया था 30,000 का, जैसे कि मालती पाटपुरु और ताला बुनिया वो जगह पे हमने 30,000 लोग का भक्तों का भोजन व्यवस्था भी किए थे। इस बार भी, इस साल भी ऐसे ही होगा। और जितने भी गाड़ी अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम हो जाए उस वक्त हमारा जो ये व्यवस्था रहेगा जैसे कि तुरंत हटा जाएगा। ऐसे हमारा एक कंट्रोल रूम भी हमारे ओर से भी व्यवस्था किया गया है। जितना सुविधा हो सके, जैसे कि हर जगह हम चुन के देखते हैं और कहीं भी कंजेशन नहीं होगा, कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कहीं भी कोई भक्त, कोई तीर्थ यात्री ना फंसे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और दर्शन करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में उड़ान की देरी पर यात्रियों में नाराजगी। कोलकाता हवाई अड्डे पर एक यात्री ने हाल ही में हुई उड़ान देरी और उससे जुड़ी अव्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि कई घंटे विमान में रहने के बाद उन्हें नाश्ता और होटल की सुविधा जरूर दी गई, लेकिन शुरू में बेहतर संवाद और स्पष्टता की कमी रही। यात्री ने कहा, हमें ये नहीं पता था कि अगली उड़ान कब होगी और अव्यवस्था इतनी थी कि टाली जा सकती थी। हालांकि एयरलाइन ने समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पायलट ने भी मान लिया कि इसे ठीक करना संभव नहीं है। We could have had more like clarity in terms of like when is our next flight and all that, but rather there was a lot of chaos and like groups of people saying that go here, go there and all that. So we from the airline, I mean in the airport, but they did provide us breakfast and food and all that. And it took some time for them to sort out everything, but by then there was some chaos that could have been avoided. And then after that they have given us a hotel, they have given us all the... should be around 5 a.m. or something. 5 a.m. So how long were you in the aircraft? From 1 to 5, right? Like 4-5 hours. So all that 4-5 hours, what is the communication issue? No, they were trying to fix the issue. So the pilot was trying to communicate that they are trying to fix the issue. So all these were happening and they did provide a... No, they didn't say which issue. No. There was some technical snag and it was expected to be done in an hour, but it was not done. And after like a couple of hours, they said we are not able to fix it, so we are going to deplane. So that's all happened. They use the word technical snag. Yes, of course. I thought so. Yes. Okay. And so, something that happened in Ahmedabad, was that playing in the back of your mind? Oh no. These technical snags happen. So this is part of the flying. So I've traveled international many times. I've seen this in multiple airlines. These things happen. So yeah, it's not like an Air India thing. It's a technical snag. Okay. And when have you booked your tickets from San Francisco? Some time back, like 2-3 weeks ago. Information regarding departure. What is that? Departure of the plane. आप लोगों की कब की फ्लाइट किया है? Do you have any idea about your next flight? No, that was a delay. That was the chaos. So that part could have been avoided. So they haven't yet mentioned... No. They've given me tickets. Yeah. So when is your next flight? 7 o'clock in the evening. 7 p.m. in the Today, evening, yeah. flying back to Mumbai. Yeah. Okay. So, but then at that time at the airport, they were not making communication... It was not clear. Correct. Okay. The total chaos that could have been easily avoided was if we were told that this is when your next flight is going to be, take it easy and we are providing accommodation, people would have been more calmer. So since that was missing, we were trying to go here, go there, ask a lot of people, and we were not sure whether we were going to be going back today because we are all coming on a 10-day visit, we're trying to meet family, and then missing a day, we are like, I have a function tomorrow, so there's a lot of chaos around that. Okay, so you have a function in Mumbai tomorrow? Okay. In Chennai. In Chennai. Oh, so you're flying... I'm flying back to Chennai. So you're from Mumbai tonight, you have a flight to Chennai? No, I'm flying directly from here to Chennai.
Oh, so you have made your, okay. So Yes. they have made that. Yes, arrangement. yes, They direct have- arrangement, Okay. yeah. In the sense like, otherwise you had your ticket from Mumbai to Chennai. When did Yes. you have your ticket from Mumbai to Chennai? Yeah, I was supposed to reach Chennai by 8 a.m. or something. This Eight- morning. yes, 8:30 Right. a.m. And this Mumbai, you supposed to reach Mumbai at what time? This time? I think 6 a.m. or something like that. 6 a.m. or Yeah. something. Sir, your name? Ganesh. Ganesh Hariharan. Hariharan. And you are based in Central. Yes. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्री योजना पर राज्य सरकार से जल्द हस्ताक्षर की मांग। तिरुवनंतपुरम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केवल सचिवालय तक विरोध मार्च आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की प्रधानमंत्री श्री योजना पर राज्य सरकार से तत्काल हस्ताक्षर की मांग की। इसी के साथ ही ABVP के केवल शिक्षक संघ KTU द्वारा पिछले वर्ष लागू किए गए नियमों को भी रद्द करने पर जोरदार अपील की गई। उनका कहना था कि ये नियम छात्रों के हित में नहीं है और उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में छात्रों और समर्थकों की बड़ी संख्या में शामिल रही। उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आवाज उठाई। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए ABVP ने अब भविष्य में और भी सख्त आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली इतनी महंगी कि मोबाइल चार्ज करना मुश्किल, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिजली दरों से संबंधित बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नियामक प्राधिकरण से सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी तो बिजली का बिल इतना महंगा हो जाएगा कि लोगों के लिए भुगतान कर पाना भी मुश्किल होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि हालत ऐसे बन जाएंगे कि
लोग मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं कर पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा कि मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है, कूट गए हैं। अगर किसी पत्रकार में वीडियो हो तो हमें भी पहुंचा देना। मैं एक बार फिर अनीस मंसूरी जी का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जंतर मंतर आईसा का विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय छात्र संघ आईसा के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का केंद्र था इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष और इसके साथ ही फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया गया। आंदोलनकारियों ने फ्लाइड्रेंस और नारों के साथ ये मांग रखी कि भारत सरकार को फिलिस्तीन के समर्थन में एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। आईसा के छात्रों का कहना था कि मानवाधिकार का उल्लंघन और निर्दोष लोगों की जान जाना किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने वैश्विक शांति की अपील करते हुए कहा कि छात्र समुदाय हमेशा शोभितों के साथ खड़ा रहेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल डाउन डाउन, इजराइल डाउन डाउन। अरे फिलिस्तीन पे हमले नहीं सहेंगे, फिलिस्तीन पे हमले नहीं सहेंगे। इजराइल और अमेरिका के खूनी गठजोड़ नहीं सहेंगे। अरे गाजा पे हमले नहीं सहेंगे, इजरायली हमले नहीं चलेंगे, इजरायली हमले नहीं सहेंगे। इजराइल को हथियार बेचना बंद करो, इजराइल को हथियार बेचना बंद करो। इजरायली अमेरिकी खूनी हमले नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार इजराइल के साथ देना बंद करो, करो। फलस्तीनियन की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फलस्तीनियन की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फलस्तीनियन। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान इराक में फंसे भारतीय तीर्थ यात्रियों को निकालने की अपील। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लखनऊ के सिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भारत सरकार से मानवीय अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के कई गरीब भारतीय मुस्लिम तीर्थ यात्रियों जो हज यात्रा नहीं कर सकते, वे धार्मिक श्रद्धा से ईरान और इराक स्थित पवित्र स्थलों पर यात्रा करने जाते हैं। मौलाना ने बताया कि मौजूदा हालत में इन तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमने 16 जून को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि ईरान और इराक में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। रहमान रहीम, देखिए इसको 4 दिन हो चुके हैं क्योंकि ये थर्सडे नाइट में हुआ था, मिडनाइट में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से बहुत सी हमारे पास कॉलें आई हैं। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गई हैं। ये जो जंग हुई है, जिस जंग को इजराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। तो खैर बहरहाल, तो उसने जो है ये जो जंग की है उसकी वजह से पूरे हवाई रास्ते बंद हैं। हमारे क्या मसला ये है
कि जो लोग हज पे नहीं जा पाते हैं वो ईरान और इराक की ज़ियारतों पे जाते हैं कि यहाँ का पैकेज कम पैसे का होता है, इसको कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हज के पैसे को, तो वो इधर चले जाते हैं। तो इस वक्त हमारे हजारों लोग जो हैं वो इराक से ईरान आते हैं, तो दो कंट्री जाते हैं, इराक और ईरान। कुछ लोग पहले ईरान जाते हैं, उसके बाद इराक जाते हैं, कुछ लोग पहले इराक जाते हैं, उसके बाद ईरान आते हैं। तो इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो जायरीन फंसे हुए हैं, जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनकी बीवी बच्चे चले गए, मियाँ यहाँ है, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है और सब परेशान है। बीमार लोग हैं, वो 20 दिन की दवा लेके गए थे, अब फंस गए वहां, उनकी दवाएं जो खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर मरज बढ़ने का डर है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बराबर हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो हमने कल यानी 16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा, इसीलिए कि जो जायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि हो क्या रहा है, वहां पैनिक मामला हो रहा है। ये लोग सब फॉरेनर हैं वहां, इनको नहीं मालूम है, तो इनको खाने पीने के भी लाले लग रहे हैं। दूसरी बात ये है, मसलन बहुत से ग्रुप हमारे पास नंबर हैं, 90 आदमियों का ग्रुप है, 60 आदमियों का ग्रुप है। अब ये लोग जो 60 आदमी या 90 आदमी हैं, इनका लिमिट थी, मसलन एक ग्रुप था, उसको 13 तारीख को चेकआउट करके 13 तारीख को शाम को 6 बजे फ्लाइट पकड़ना थी। उसने चेकआउट कर लिया, अब होटल वाला एंट्री नहीं दे रहा है। ये लोग उस दिन पूरे दिन बाहर बैठे रहे, फिर किसी तरीके से मैनेज करके दूसरी जगहों पर इनको शिफ्ट किया गया। अब एक आदमी जो है अगर वो रुकता है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए पैसे देना मुसीबत बनना जा रहा है कि वो कैसे उसको अरेंज करेगा। तो माली बहरान भी है, जहनी है टेंशन। लिहाजा हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में यूक्रेन से या और जैसे इराक में वो नर्सें वगैरह फंस गई थी, उनको जिस तरीके से छुड़ा के निकलवाया गया, उसी तरीके से जो इराक में और ईरान में लोग फंसे। इसके अलावा हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, तकरीबन 1,500-2 हजार स्टूडेंट ईरान में फंसे हुए हैं और इराक में। चूंकि मुहर्रम में ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, तो हर एक अपने टिकट वगैरह कराए बैठा हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसको अरेंज किया जाए और जो इंडियन नेशनल जो हैं ईरान में और इराक में फंसे हुए, उनको किसी भी रूट से निकालकर इंडिया वापस लाया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भावनगर में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के भावनगर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई गांव के बीच संपर्क की पूरी तरह टूट चुका है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, गांव के बीच के रास्ते बह गए, कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो गए, लोगों को जरूरी सामान और मदद तक नहीं मिल पा रही है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन कई गांव अब तक भी कटे हुए हैं। ટીવી લાઈન બંધ કરી દે છત્રી હું આ રાખી
आपका नाम? मेरा नाम विजय है। विजय भाई, यहाँ कल से जो बारिश शुरू हुई है, कैसे हालात है? हाँ, कल से यहाँ बारिश जो शुरू हुई है अभी तक आप देख रहे हो ऐसी हालत है। हमारे यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता है वो बिस्मार हो गया है। कितनी बारिश हुई है, कितने लोग प्रभावित हुए? हमारे यहाँ बारिश तो कल से रात देर तक काफी सारी बारिश हुई थी। एक गांव से दूसरे गांव और यहाँ से दूसरे गांव के लोग यहाँ से आते जाते रास्ते हैं वो भी बंद हो गए हैं। कितने गांव में जाने का, कौन कौन से गांव में जाने का रास्ता बंद? यहाँ से ढूटसर है और सरकड़िया है, गुंदाला है, वरल है, ऐसे गांव के रास्ते यहाँ से जाते आते हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।